नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने वाक्य विचार शुरू किया था और वाक्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं 6, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। और वाक्य के 2 आवश्यक जो घटक है, यानी कि उद्देश्य घटक और विधेय घटक, उसके ऊपर चर्चा कर ली थी। अगला जो चरण आता है इसमें, वो आता है वाक्य का प्रकार। सभी विद्यार्थी लिखेंगे आज वाक्य का प्रकार या फिर भेद, क्या बोल सकते हैं इसको? वाक्य के प्रकार या भेद। देखिए, ये जो वाक्य के प्रकार ये भेद होते हैं, इनको हम अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं। अलग अलग आधार पर कैसे? पहली बात तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के बताने हैं आपको। कितने प्रकार के बताने? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि वाक्य अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद होते हैं। वाक्य जैसे वाक्य के जब भेद पढ़ते हैं तो अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं, अलग अलग आधार पर होते हैं, इसके भेद करते हैं। तो अलग अलग आधार की बात करें तो एक तो पढ़ते हैं हम वाक्यों को अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद एक तो ये पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना। रचना की जगह पे आपको संरचना मिल सकता है। आधार पर वाक्य के भेद। आप ऐसे समझ लो ना, वाक्य 3 प्रकार के लिखे हैं तो ये तो आधार है इनको वर्गीकृत करने का। और एक पढ़ते हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर। दूसरी बात, वैयाकरणों में इस बात को लेकर भी मतभेद है। कुछ तो कहते हैं कि वाक्य 2 आधार पर विभाजित करते हैं। कितने आधार पर वर्गीकरण करते हैं? 2 आधार। 2 आधार कौन कौन सा? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रिया के आधार को नहीं मानते, लेकिन कुछ वैयाकरण मानते हैं कि क्रिया के आधार पर भी वाक्य का वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि अर्थ के आधार पर ये वाक्य होते कौन कौन से हैं। देखो, अर्थ के आधार पर जो वाक्य है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा? संयुक्त वाक्य। और तीसरा मिश्र। और मिश्र को मिश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भी कहते हैं। और मिश्रित वाक्य के भी 5 उपभेद होते हैं। मिश्रित उपवाक्य में 2 टाइप के उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, और एक आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। अब ये जो आश्रित उपवाक्य, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। एक तो होता है कालबोधक, एक होता है स्थान बोधक, एक होता है परिमाण बोधक, और एक होता है रीति बोधक, और एक होता है हेतु हेतु बोधक। इसी प्रकार क्रिया के आधार पर 3 होते हैं। क्रिया के आधार पर कितने होते हैं? 3। 3 कौन कौन सा? कितना है, ध्यान रखना ना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य, ये 3 होते हैं। और रचना या संरचना के आधार पे जो वाक्य है,
ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8। इस पे 3 हो गए, इसके 3 हो गए। ये 8 कौन कौन से होते हैं इनको भी देख लेते हैं। विधानवाचक बोलूं या विधानार्थक बोलूं, बात एक ही है। विधानवाचक या विधान बोधक भी बोल सकते हैं। विधानवाचक लिख देता हूं, विधानवाचक वाक्य। दूसरा पर्सन वाचक वाक्य। तीसरा निषेध या फिर नकारात्मक पर्सनवाचक हो गया। विस्मयादि बोधक वाक्य। इसी प्रकार इच्छा बोधक, संकेत बोधक, संदेह बोधक, और आज्ञा बोधक। ऐसा कोई क्रम फिक्स नहीं, कभी कोई से पढ़ सकते हैं आप। 8 हो गए क्या? काउंट करना, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना, 8। ये होते हैं विद्यार्थियों। तो वाक्य का जो वर्गीकरण, ये वाक्य का प्रकार अलग अलग आधार पर हम पढ़ते हैं, तो ये अधिकतम 3 आधार पर किया जा सकता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, लिखना चालू थोड़ी किया, टेबल बनाना चालू कर दिया क्या आपने? ये चार्ट तो लिखिएगा। वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण का आधार अलग अलग वैयाकरण अलग अलग बताते हैं। अलग अलग वैयाकरण अलग अलग बताते हैं। अलग अलग वैयाकरण अलग अलग बताते हैं। लिखो, कुछ वैयाकरण वाक्य का भेद या कुछ वैयाकरण वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पर करते हैं। कितने आधार पर करते हैं? 2 आधार पर करते हैं। 2 आधार पर करते हैं। कितने आधार पर करते हैं? 2 आधार पर। और 2 आधार कौन कौन से लिखोगे? ये लिखना, अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना या संरचना के आधार पर। पहला लिखो अर्थ के आधार पर और दूसरा लिखो रचना या संरचना के आधार पर। देखो, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग वैयाकरण हैं, वो अलग अलग आधार बताते हैं इनके। कुछ तो 2 बताते हैं, कुछ 3 बताते हैं। 2 बताते हैं, वो 2 कौन कौन से बताते हैं? एक तो अर्थ और एक रचना के आधार पर। रचना का दूसरा नाम संरचना। लिखो, कुछ वैयाकरण 3 आधार बताते हैं। अगला फैक्ट लिखो, कुछ वैयाकरण 3 आधार बताते हैं। कुछ वैयाकरण 3 आधार बताते हैं, वेद नहीं है, आधार। 3 आधार बताते हैं। और 3 आधारों में ये लिख लो, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर मतलब कभी आपको किसी पुस्तक में भी मिल जाए कि क्रिया के आधार पर भी वाक्य होते हैं, तो होते हैं, मानना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना ना। सबसे पहले लिखो, क्रिया के आधार पर वाक्य। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। हाँ, आगे से लिखो आप, क्रिया के भेद या प्रकार, सॉरी, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार कितने होते हैं बताओ अब? 3। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 3। 3 बताने हैं आपको। और 3 कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
लिख लिया ना यहाँ तक? अब देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था और उस टॉपिक का नाम था वॉइस, यानी वाच्य। क्या नाम था? वाच्य। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य यानी कि सेंटेंस में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की या भाव की है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अगर कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान कर्मवाच्य और दोनों ही प्रधान नहीं होकर भाव प्रधान होता है तो उसको भाववाच्य। ये तो केवल सामान्य उनकी परिभाषा थी, हालांकि उनकी सबकी मैंने पहचान अलग अलग से बताई थी आपको। और कुल मिला के बात यह है, अधिक जानकारी के लिए आप कौन से टॉपिक का अध्ययन करें? वाच्य टॉपिक का अध्ययन करें, क्योंकि यहां वाक्य में नहीं पढ़ाने वाला मैं इसको, नोट डाल लीजिए। अधिक जानकारी के लिए वाच्य टॉपिक का अध्ययन करें, वाच्य प्रकरण का अध्ययन करें। लिख लिया? तो ये तो हो गया आपका क्रिया के आधार पर कंप्लीट हो गया ना भाई? हो गया। अब लिखो आप, रचना के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। लिख लिया? और इसमें हम लिखेंगे, ये पूरे नाम लिख लो, सॉरी। ओ विद्यार्थियों, कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। अब क्या इलाज किया जाए इसका? नहीं होगा, अब बता देंगे। इतनी बड़ी भारी मिस्टेक, चलो क्षमा प्रार्थी हुई इसके लिए तुम्हें ना। अब सुना, रचना या संरचना के आधार पर लिख लिया ना? तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। रचना या संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। और तीन कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? ये लिख लो, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ये वाला चार्ट बना लो पूरा आप। रचना या संरचना के आधार पर ये होते हैं। भारी मिस्टेक, भारी नहीं, इसको तो भयंकर ही भारी बोल सकते हैं। तीन होते हैं। और तीन कौन कौन से? सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान और एक आश्रित। तो आश्रित उपवाक्य के फिर भेद कौन कौन से हो जाएंगे? ये पांच हो जाएंगे, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक, रीति बोधक और हेतु बोधक। ये पूरे रचना के आधार वाले हैं। तीसरा आधार कौन सा है? अर्थ के आधार पर। अब लिखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। तो उस समय लिख रहा था जब बोल देना चाहिए था आपको एक बार। अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं भाई? आठ। कितने होते हैं? आठ। और आठ के आठ नाम लिख लो आप। आठ नाम लिख लीजिए, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेध बोधक, विस्मयादि बोधक, इच्छा बोधक, संकेत बोधक, संदेह बोधक और आज्ञा बोधक। लिख लिया? नोट डालो।
रचना के आधार पर वाक्य का रूप परिवर्तन भी किया जा सकता है। रचना के आधार पर वाक्यों का रूप परिवर्तन भी किया जा सकता है। रूप परिवर्तन भी किया जा सकता है। रूप परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। क्या बनाना? संयुक्त वाक्य बनाना। दूसरा, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। तीसरा, सरल से मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाना। चौथा, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। पांचवा, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। छठा, मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। देखिएगा विद्यार्थियों, ये जो रचना या संरचना के आधार पर वाक्य होते हैं, इनका रूप परिवर्तन भी किया जा सकता है। रूप परिवर्तन से क्या? सरल से संयुक्त, सरल से मिश्र, संयुक्त से सरल, मिश्र से सरल बनाया जा सकता है, या संयुक्त से मिश्र, मिश्र से संयुक्त बनाया जा सकता है। मतलब आपस में इनको चेंज किया जा सकता है। ये सब कुछ पढ़ना होता है इस चार्ट के अंतर्गत। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं कि रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं। तीन कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। पढ़ ले एक एक को, हेडिंग डालो। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। और उसमें पहला लिख लो, सरल या साधारण वाक्य। इसको पढ़ेंगे अब जैसे सरल वाक्य अपना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में क्या पढ़ोगे? संयुक्त वाक्य, और उसके बाद में मिश्र वाक्य। अब देखो इन तीनों के मैं अलग से चार्ट बना ही देता हूं। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य। और इसके आधार पर कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो सरल वाक्य होता है, और सरल वाक्य को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। और एक कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। और एक कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। तीन नाम याद रखने हैं आपको। मिश्र का नाम क्या मिलेगा? मिश्रित। ये तीन वाक्य है, ध्यान रखना। देखो तीनों में क्या अंतर है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता हो, उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। और ऐसे उपवाक्य, देखो इसमें दो उपवाक्य जुड़ते हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये भी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये भी क्या होता है? स्वतंत्र। अरे लिखा जा रे, ये भी स्वतंत्र होता है। ये भी अपने आप में प्रधान होता है, और ये भी अपने आप में प्रधान होता है। मतलब दोनों जो उपवाक्य आए हैं इसमें, दोनों उपवाक्य कैसे अपने आप में प्रधान है, अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है। और ये जो दोनों जुड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे जुड़ने का काम करेगा वो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ेगा। और समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो भी दो टाइप के होते हैं, समानाधिकरण और वेदीकरण।
तो ये जुड़ेगा समानाधिकरण से। किससे जुड़ेगा? समानाधिकरण से जुड़ेगा। और समानाधिकरण के 4 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संयोजक। कौन सा होता है? संयोजक। एक होता है विभाजक या विभक्त बोधक, विभक्त बोधक। एक होता है विरोध बोधक और एक होता है परिणाम बोधक। इनकी जो पहचान लिखाई थी, उनसे जो भी जुड़ेगा वो किस में जाएगा? संयुक्त वाक्य में। और ये अव्यय होते हैं सारे। क्या होते हैं? अव्यय। ये अव्यय से जुड़े हुए रहते हैं। और कौन सा अव्यय से? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक भी 2 टाइप का होता है, समानाधिकरण और वैधिकरण। ओके। इसी प्रकार मिश्र वाक्य में भी क्या होता है? इसमें भी अलग अलग उपवाक्य जुड़ते हैं। इसमें भी क्या होता है? अलग अलग उपवाक्य जुड़ते हैं। अलग अलग उपवाक्य में क्या होता है? एक तो होता है प्रधान और एक होता है आश्रित। क्या होता है? आश्रित होता है विद्यार्थियों। एक तो होता है प्रधान और एक होता है आश्रित। यहां देखो, यहां भी 2 उपवाक्य जुड़ रहे हैं, लेकिन यहां दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। यहां एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। यहां पर एक प्रधान है, एक क्या है? आश्रित है। और यहां पे जो जुड़ने का काम करता है, ये अवयव से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? अवयव से। और अवयव से कौन से? समुच्चय बोधक अव्यय से। और समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको। एक तो समानाधिकरण और एक वैधिकरण। तो ये वैधिकरण से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? वैधिकरण से। और वैधिकरण के 4 उपभेद होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं बोलो? कारण बोधक। क्या होता है? कारण बोधक और उद्देश्य बोधक और एक स्वरूप बोधक, जिसे हम व्याख्या बोधक भी कहते हैं, और एक संकेत बोधक। क्या होता है? संकेत बोधक। ये सारे वैधिकरण के उपभेद है, अव्यय के उपभेद है। ये वाक्य के उपभेद नहीं है, वैधिकरण अव्यय के उपभेद है। दूसरी बात, मिश्र वाक्य में जो यह आश्रित उपवाक्य आता है, इसके 5 उपभेद है। कितने? 5। 5 कौन कौन से? एक तो काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक और हेतु बोधक। अब देखो, अगर आप इतना शॉर्ट में समझाने के बाद में भी अगर आपका माइंड घूम रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है मैंने इसको, इतना शॉर्ट कि पूरा अगर आप थ्योरी लिखोगे तो आप बहुत गड़बड़ कर लोगे। देखो, वापस समझा देता हूं। मुझे पता है इस थ्योरी, इससे आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। आगे जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तभी क्लियर होगा कंसेप्ट तो, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। सरल ये साधारण वाक्य के ये फिर इससे पहले देखते हैं, रचना या संरचना के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 आपको कौन कौन से नाम याद रखने? सरल, संयुक्त, मिश्र। मिश्र का दूसरा नाम मिश्रित मिल सकता है। सरल का दूसरा नाम साधारण मिल सकता है। अब देखो, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर करते हैं। यहां देखो उपवाक्य जुड़ रहे हैं, यहां पे उपवाक्य नहीं जुड़ रहा है। इन दोनों में तो क्या होता है? उपवाक्य जुड़ रहे हैं, यहां पर उपवाक्य नहीं जुड़ रहा है। यहां पर तो उद्देश्य और विधेय वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जुड़े हो, और जितने भी उपवाक्य जुड़ रहे हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात उनमें कोई प्रधान कोई आश्रित नहीं हो। अगर है तो सारे प्रधान है, अपने आप में सारे क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और सारे ही समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं, वो सारे किस में जाते हैं? संयुक्त वाक्य में जाएंगे। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 उपभेद होते हैं। अव्यय के, वाक्य के नहीं, अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के कौन कौन से होते हैं? संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक। मतलब इनकी जो पहचान है, उनसे संयुक्त वाक्य जुड़ा होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप तुरंत समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ लें। कौन सा पढ़ ले? समुच्चय बोधक, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और इससे पहले शायद मैंने आपको अव्यय टॉपिक पढ़ाया, ताकि तरोताजा रहे तो थोड़ा याद रह जाएगा। मिश्र वाक्य में भी क्या होता है? उपवाक्य जुड़ता है, लेकिन एक तो प्रधान होता है और बाकी क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। अब ये जो आश्रित उपवाक्य हैं, ये वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 उपभेद होते हैं। कारण या कर्ण बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक जिसे व्याख्या बोधक भी कहते हैं, और एक होता है संकेत बोधक। कौन सा होता है? संकेत बोधक। और मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य आता है, इसके 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। 5 से पहले भी एक काम कर सकते हैं, इसको 3 में और बांट सकते हैं हम। ये टेबल बना ली थी क्या आपने? यहां तक क्या लिखा था आपने? अभी तक कुछ भी नहीं लिखा।
चलो इसको और थोड़ा बड़ा बनाता हूं। यहां पर ही सेट कर दूं। देखो विद्यार्थियों, आप चाहो तो ये उपवाक्य है ना, इसको तीन भागों में बांट सकते हो। कितने में बांट सकते हो? तीन। आश्रित उपवाक्य को तीन बांट सकते हो। संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या बांट सकते हो? संज्ञा आश्रित और एक विशेषण आश्रित। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा जब तो कराऊंगा ही। और एक पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को फिर ये पांच भागों में बांटते हैं। ये जो लिखा ना आपने यहाँ पर, ऐसा तो मैं लिखा देता हूं आपको। सबसे पहले सरल वाक्य लिखो आप तो। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। परिभाषा लिखो। देखो, इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। लिख लिया? एक उद्देश्य एक ही विधेय होता हो उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। हालांकि कल जब मैं आपको उद्देश्य और विधेय घटक पढ़ा रहा था तो उस समय लिखा दिया था कि एक से अधिक, एक्चुअली में क्या होता है, जो उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य घटक इसके अंतर्गत आता है कर्ता। क्या आता है? और विधेय घटक, विधेय घटक में वाक्य का क्रम आता है और क्रिया आता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर और डीप जाके हम उद्देश्य और विधेय घटक को देखते हैं तो इसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार भी आ जाता है, इसमें कर्म कर्म का विस्तार आ जाता है, क्रिया क्रिया का विस्तार आ जाता है, पूरक पूरक का विस्तार तक आ जाता है इसमें। तो ये सारी बातें तो किसमें आ जाती? विधेय घटक के अंतर्गत आ जाती। जब एक क्रिया को बहुत सारे कर्ता संपन्न कर रहे हो, चाहे हजारों की संख्या में करता है, तो भी उनको सबको हम क्या मानेंगे? एक ही उद्देश्य मानेंगे। जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है तो वहां पर वो सरल वाक्य होता है। और जब मैं तो कहता हूं सरल वाक्य आपके पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, मत सीखो। आप संयुक्त और मिश्र को सीख लो। किसको सीख लो? संयुक्त और मिश्र। तो बाकी जो बच गया वो स्वतः किस में चला जाएगा? सरल में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो इस आपको एग्जामिनर देगा कि रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य, कोई सा भी वाक्य देके, राम ने कहा कि कल छुट्टी है, राम ने कहा कि कल छुट्टी है, कौन सा वाक्य? सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य? अब जिन्होंने पहले पढ़ रखा वो तो कह देंगे मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। यद्यपि राम गरीब है तथापि बेईमान नहीं, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य है तो मिश्र में बताओ दो उपवाक्य जुड़ते हैं, एक तो प्रधान और एक आश्रित। अब बताओ इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, बताओ इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है? चलो गलती से आपने कह दिया सर ये इसमें आश्रित उपवाक्य है, तो उस आश्रित उपवाक्य बता दोगे तो फिर पूछूंगा आश्रित उपवाक्य में बताओ कौन सा है? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित या फिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य? आपने कहा सर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब बताओ काल बोधक है, स्थान बोधक है, या फिर परिमाण बोधक है, या रीति बोधक है, या हेतु बोधक है? अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब आपके मिश्र वाक्य में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्यक्ति मिश्र सीख सकता है वो संयुक्त तो सीख सकता है। और फिर भी एक शॉर्टकट तरीका बता रखा मैंने, संयुक्त और मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग होता है। अगर समानाधिकरण का हो रहा है वो संयुक्त, और वेदीकरण का हो रहा है वो मिश्र वाक्य। चलो कोशिश करते हैं एक एक को अलग अलग पार्ट को समझने की। अभी तक आपने केवल सरल वाक्य की परिभाषा लिखी होगी, है ना? इतना ही लिखा ना? परिभाषा तो लिख ली।
उदाहरण लिखो आप। राम पुस्तक पढ़ता है। रमेश कब पढ़ता है? रमेश कब पढ़ता है? लिखो रमेश नहीं पढ़ता है। रमेश क्यों पढ़ता है? किसान खेती कर रहा है। किसान खेती कर रहा है। राम कौमा श्याम कौमा गीता कौमा सीता कौमा पूजा कौमा राहुल और पवन विद्यालय जाते हैं। 4-5 वाक्य बोल दिए मैंने आपके सामने। अब बताओ, पहला वाक्य बोलो। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य घटक बताओ। राम, और बाकी जो भी बच गया विधेय घटक। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सरल वाक्य हो सकता नहीं, तो सरल वाक्य का उदाहरण आगे बोलो। रमेश रमेश कब पढ़ता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये प्रश्नवाचक जाएगा सर, इसमें जाएगा प्रश्न। अरे मुझे बताओ, रचना या संरचना के आधार पर प्रश्नवाचक होता है क्या? नहीं होता है, तो फिर हम क्यों जबरदस्ती प्रश्नवाचक करेंगे इसमें? अगर वो देता अर्थ के आधार पे तो प्रश्नवाचक में लेके चल जाते, कोई दिक्कत ही नहीं जब तो। लेकिन देखो दे किस में रहा है, वो रचना या संरचना के आधार पे दे रहा है। अब रचना या संरचना के आधार के अनुसार आपको 3 विकल्प में से ढूंढना है। 3 कौन सा? सुनो सुनो सुनो, जैसे रमेश कब पढ़ता है? रमेश कब पढ़ता है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न, और इसके 4 विकल्प सुनना। पहला, नहीं, पढ़ता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है पहला। आज्ञाबोधक, सरल, मैं 5 बना देता हूं, वैसे 4 ही मिलते हैं आपको। मिश्रित और पाके। अब जैसे मेरा जैसा थोड़ा सा पढ़ के गया, रीडिंग मार के गया, केवल समझ विकसित नहीं की उसने, तो वो देखो रमेश कब पढ़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है एक, तो उसके माइंड में सेट बैठ गया, प्रश्न किया जा रहा है। पहला विकल्प देखा उसने नकारात्मक, नहीं यार नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। और आज्ञाबोधक, अच्छा प्रश्नवाचक नहीं दिया कि मैंने इसमें? प्रश्नवाचक। दूसरा देखा उसने प्रश्नवाचक, तो वो किस पर टिक करने की सोचेगा? प्रश्नवाचक। सरल नहीं है, संयुक्त नहीं है, मिश्र नहीं है, तो किस में जाएगा ये? प्रश्नवाचक में जाएगा। किस में जाएगा? प्रश्नवाचक में। सामान्यतः हम यही सोचेंगे, लेकिन वो देखो ऊपर क्या पूछ रहा है कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर थोड़ी पूछ रहा है वो। किसके आधार पर? रचना के आधार पर कौन सा है? तो रचना के आधार पर बताओ कौन सा जाएगा ये? सरल वाक्य जाएगा। क्यों गया सरल में? क्योंकि इसमें एक उद्देश्य एक ही विधेय। उद्देश्य कौन है? रमेश उद्देश्य, बाकी जो भी बच गया वो विधेय घटक है। आगे बोलो। अरे ये जो वाक्य लिखे है ना अपने, इसमें एक उद्देश्य को रेखांकित कर लो और विधेय घटक को रेखांकित कर लो, जिससे पता लगे कि इसमें उद्देश्य और विधेय क्यों माना जा रहा है। रमेश नहीं पढ़ता, रमेश के अलावा जो भी है वो विधेय घटक है। रमेश क्यों पढ़ता? रमेश के अलावा जो भी है वो किस में जाएगा?
किसान उद्देश्य घटक, बाकी सारा विधेयक। ये जितने भी नाम लिखे हैं लास्ट तक आपने, वहां तक उद्देश्य घटक, और बाकी जो भी बच गया वो विधेय घटक। एक उद्देश्य एक विधेय आ रहा है। और कल मैंने नोट डलवा दिया था कि एक क्रिया को संपन्न करने के लिए यदि एक से अधिक या अनेक कर्ता होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन सभी कर्ताओं को एक ही उद्देश्य घटक माना जाता है। हो गया? तो सरल में तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब आप लिखें, दूसरा कौन सा आएगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। देखो विद्यार्थी, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी, लिखना नहीं है, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए हो तथा ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित ना हो, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात अपने आप में प्रधान हो, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें पूरा गेम है अव्यय का। किसका है? अव्यय का। और ये जो समानाधिकरण अव्यय है ये चार टाइप के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विभाजक को क्या बोलते हैं? विभक्त बोधक। इनके एक एक उदाहरण लिख रहा हूं। संयोजक में तो आता है और, तथा, एवं। विभाजक में क्या आता है? या, अथवा। आता कि नहीं आता? विरोध में, परंतु, लेकिन, मगर, वो सारे आते हैं। और परिणाम में क्या आता है? इसलिए, अतः, अतएव, फलतः, ये सारे शब्द इसमें आ जाते हैं परिणाम बोधक में। अब लिखो आप लोग, मैं लिखा जाऊं, लिखो। जिस वाक्य में, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य निम्नलिखित, निम्नलिखित समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, अविकारी शब्द ब्रैकेट में अव्यय, अव्यय से जुड़े हुए हो तथा ये सभी उपवाक्य, वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य है ना, तथा ये सभी उपवाक्य अपने आप में, अपने आप में स्वतंत्र होते हो। क्या होते हो? स्वतंत्र होते हो, अर्थात संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं,
प्रधान होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, लिख लिया। अब आपने लिखा निम्नलिखित समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। अब उसको रेखांकित करके लिख लो कौन कौन से हैं। निम्नलिखित लिखा था ना आपने, निम्नलिखित समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, तो ये कौन कौन से हैं वो लिख लो आप। और, तथा, एवं, पर, परंतु, परंतु लिख लिया, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, बल्कि, केवल, तो, भी, इतने पर भी, तब भी, अतएव, अतएव, अतः लिख लिया, अतएव, फलतः, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, इसलिए, नोट, अधिक जानकारी के लिए अव्यय टॉपिक का अध्ययन करें। इसका अव्यय टॉपिक का अध्ययन करें। अव्यय टॉपिक में भी क्या पढ़ना है आपको, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने स्पष्ट रूप से लिखाया है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं भाई? संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक होते हैं। ठीक है, अब आप लिखें उदाहरण। संयुक्त वाक्य क्या क्या, क्या लिखेंगे आप? उदाहरण। और उदाहरण में लिखो विद्यार्थियों, सीता आगे बढ़ गई और गीता पीछे रह गई। सीता आगे बढ़ गई और गीता पीछे रह गई। देखो अब एक वाक्य का पोस्टमार्टम कर लेते हैं पूरा ना। क्या लिखा आपने? सीता आगे बढ़ गई और गीता पीछे रह गई। ठीक है, तो देखो ये एक उपवाक्य तो ये हो गया। क्या हो गया? उपवाक्य। एक उपवाक्य ये हो गया। तो 2 या 2 से अधिक उपवाक्य आ सकते हैं, आ सकते हैं संयुक्त में। ओके, एक उपवाक्य आ गया, एक उपवाक्य आ गया। और क्या है यहां पर? अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अव्यय के भेद 4 कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। लेकिन पढ़ते कितने? 5, यानी निपात को भी पढ़ना होता है। उसमें से ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय भी 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है कि नहीं होता? 2 टाइप का कौन कौन सा? समानाधिकरण और भेदीकरण। बताओ किस में जाएगा? समानाधिकरण में जाएगा। अब समानाधिकरण के भी 4 उपभेद होते हैं। समानाधिकरण के भी 4 उपभेद होते हैं। 4 कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक,
और परिणाम बोधक। तो किस में जाएगा ये? और देखो अभी थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको, और किस में गया? संयोजक में। गया कि नहीं गया? तो ये कुल मिला के समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है ना? आपको जो पहचान बताई इस वाक्य में लागू हो रही है। और वाक्य लिखो, शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं एवं उनके आचरण का ध्यान भी रखते हैं, एवं उनके आचरण का ध्यान भी रखते हैं। कोई रोता तो नहीं फिर रहा है इधर उधर? पूरे ध्यान रखता हूं ना? तुम चौपाटी पे जाते हो, थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाता है मेरे पास, आपके बच्चे चौपाटी पे घूम रहे हैं। झूठ नहीं है, सच है। आपके जो अवगुण होते हैं ना, आप में जो दोष होते हैं ना, उनको शिक्षक बताता नहीं है। लास्ट तक कोशिश करता है बच्चा सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। नहीं सुधरता उस दिन फिर ब्लास्ट होता है, वो बात एक अलग है। सब मुझे पता है, कौन जाता है कौन कहाँ जाता है सब पता रहता है मुझे, ठीक है ना? और शिक्षक की आंखें भी है, साथ में पुलिस की आंखें भी है, ध्यान रखना। हाँ। आप क्या सोचते हो सर दूर से आ रहे हैं, नीचे गर्दन करके चल रहे, सर ने देखा नहीं? सर ने तो दूर से देख लिया सब कुछ, रासलीला रामलीला सब देख ली। लिखो, क्या लिखा आपने? तो ये जो वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और लिखो, वह हिंदी पढ़ सकता है पर बोल नहीं सकता। जैसे पवन, वह हिंदी पढ़ सकता है पर बोल नहीं सकता। हिंदी पढ़ते हुए काफी वक्त हो गया लेकिन फिर भी मारवाड़ी बोलता है। अब देखो इसमें दो उपवाक्य आ रहे हैं, कौन कौन से? हिंदी पढ़ सकता है और बोल सकता है, दो उपवाक्य हैं। और जुड़ किससे रहे हैं? पर से आ रहा है। पर परंतु पहचान में मैंने लिखा है आपको, समानाधिकरण होते कि नहीं होते? नहीं होते। आपने कोई बात नहीं, समानाधिकरण वेदिकरण आपको नहीं आ रहे, लेकिन मैंने यहाँ पहचान लिखा ही ना आपको। पहचान लिखा ही, उससे जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा दोनों उपवाक्य? ठीक है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। और लिखो, तुम यहां मत आओ बल्कि तुरंत लौट जाओ, बल्कि तुरंत लौट जाओ, बल्कि तुरंत लौट जाओ। तो बल्कि आ रहा कि नहीं आ रहा? और बल्कि से दोनों उपवाक्य जुड़ रहे हैं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। देखो आपको पहचान में वर्ण लिखाया था मैंने, लिखाया था, विरोध बोधक में है। लिखो, वह दान देने में नहीं, वह दान देने में नहीं वरन, वरन मतलब बल्कि के लिए आता है, ध्यान रखना। वरन सक्रम सहायता, सक्रम सक्रम सहायता करने में विश्वास रखता है। वह दान देने में नहीं वरन सक्रम सहायता करने में विश्वास रखता है। यह वाक्य किसका है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण। और ध्यान रखना, अगर जैसे आपको लगे अभी कि सर वाक्य कम लिखा रहे हैं, हमें उदाहरण कम लिखा रहे हैं, तो उसका एक और तरीका अपने पास। तरीका यह है कि जैसे ही आप रचना या संरचना के आधार पर तीनों टाइप के वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद में इनका रूप चेंज करेंगे हम। जैसे मैं आपको सरल का उदाहरण दूंगा तो आपको उसका संयुक्त बनाना, तो संयुक्त और सरल के उदाहरण अपना आप हो जाएंगे ना आपके पास। जब रूप परिवर्तन करेंगे तो और सेंटेंस आ जाएंगे अपने पास, इसलिए यहां कम लिखा रहा हूं। और लिखो, तुम परीक्षा में भाग लो या उसे लेने दो। तुम परीक्षा में भाग लो या उसे लेने दो। या आ रहा है विद्यार्थियों? अब या अथवा जो भी आता है वो किस में आता है? विकल्प बोधक में।
विभाजक बोधक, विभक्त बोधक, विकल्प में चल जाएगा, या तो सब। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अरे मैं आपको सब थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो वाक्य पढ़ा रहा हूं ना, तो पूरा वाक्य को तो बताना भाई, सरल एक संयुक्त मिश्र। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा कोई सेंटेंस और पूछा जाएगा ये रचना है, संरचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त या मिश्र। तो ऐसा वाक्य मिल जाए तो आराम से कर दोगे आप। और लिखो, चाहे कहानी लिखो, चाहे कविता, चाहे कहानी लिखो, चाहे कविता, बताओ किस में जाएगा ये? संयुक्त वाक्य तो है, मैं बता देता हूं आपको। चाहे कहानी लिखो, चाहे कविता। अब इसमें दो उपवाक्य हैं और दोनों किससे जुड़ रहे हैं? चाहे से जुड़ रहे हैं। अब चाहे बताओ, चार प्रकार के समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव होते हैं, किसमें जाएगा? संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक, परिणाम बोधक। अब मैंने आपको चाहे लिखाया था कि पहचान में? नहीं लिखाया ना, लेकिन अव्यय में लिखाया होगा, अव्यय टॉपिक पढ़ाया होगा, वहां 100% लिखाया होगा मैंने चाहे, और नहीं लिखा तो पहचान में और लिख लो चाहे। चाय पीने वाली चाय नहीं, चाहे। लिख लिया? और पहचान में कीवा भी लिख लेना भैया, कीवा, कीवा। उदाहरण लिखो, वे शिक्षक थे कीवा आतताई। वे शिक्षक थे कीवा आतताई। आतताई का मतलब होता है हिंसक या फिर अत्याचारी, होते हैं ना बड़े क्रूर स्वभाव के, मारते बच्चों को, ठोकने वाले, ठोकने पीटने वाले मास्टरों को कहते हैं आतताई। अत्याचारी जो मास्टर होते हैं उनको हिंसक लिख सकते हो, अत्याचारी लिख सकते हो। तो वे शिक्षक थे कि वहाँ अत्याचारी भी लिख सकते हो, हिंसक भी लिख सकते हो, आतताई भी लिख सकते हो। लिख लिया? लिखो, सुरेश पढ़ रहा है या सो रहा है? सुरेश पढ़ रहा है या सो रहा है, बताओ किस में जाएगा? विभक्त बोधक या विभाजक बोधक में जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? लिखो, यह सत्य है, अतः एव मान्य है। यह सत्य है, अतएव मान्य है। लिख लिया? देखो, वह मेहनत करता था इसलिए नौकरी लग गया। वह मेहनत करता था इसलिए नौकरी लग गया। लिखो, सारे संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। लिखो, हिंदुओं का प्रार्थना स्थल, हिंदुओं का प्रार्थना स्थल मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है। परंतु ईसाइयों का प्रार्थना स्थल गिरजाघर कहलाता है। लिखो, वह आज अत्यंत व्यस्त है। वह आज अत्यंत व्यस्त है, अतः स्कूल नहीं जाएगी। अतः स्कूल नहीं जाएगी। ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है।
नोट, एक ही वाक्य में एक से अधिक वाक्य के भेद हो सकते हैं। एक ही वाक्य में एक से अधिक वाक्य के भेद हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि किसी एक वाक्य में संयुक्त वाक्य है तो उसमें मिश्र नहीं हो सकता। आगे अगर वो रेखांकित करके किसको देता है, डिपेंड कर देगा। वह मेहनत करता था इसलिए पास हो गया, परिणाम मिला ना उसको, इसलिए हाँ नौकरी लग गया, मिश्र नहीं है। तो आता या क्योंकि आता तो मिश्र में चल जाता। मतलब इसमें क्या होता है, अगर आप उसको वैदिकरण वाला जो पहचान अगर सीख लेते हैं तो वो सारे मिश्र में जाएंगे, और समानाधिकरण की जो पहचान है वो सीख लेते हैं तो सारे संयुक्त में जाएंगे। और फिर बता रहा हूं मैं आपको एक तरीका, आप दोनों को मत सीखो, सरल और संयुक्त दोनों को मत सीखो, एक को सीख लो। भाई उद्देश्य तो आपने समझ लिया कि एक उद्देश्य और एक विधेय घटक होता है सरल वाक्य में, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। संयुक्त और मिश्र की बात है। अब संयुक्त मिश्र में या तो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि समानाधिकरण अवयव से जुड़ा हुआ रहता है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव से जुड़ा रहता है। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव के जितने भी भेद या जितने भी शब्द है उनको रट लो एक बार, या फिर वैदिकरण वालों को रट लो, तो वो सारे मिश्र में चले जाएंगे। मिश्र के बजाय आप अगर संयुक्त वालों को देखते हैं तो वो थोड़ा सरल पड़ता है अगर तुलनात्मक दर, क्योंकि उसमें आपको क्या पता कि कौन सा प्रधान और कौन सा आश्रित है, वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अगर तीनों को भी अगर प्रैक्टिस के साथ पढ़ते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। भाई आप खुद देखिए, आप कोई सा भी सेंटेंस उठा के लेके आ जाओ, लगभग सभी सेंटेंस का आंसर मैं कर देता हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी तो कर सकते हैं, बस अर्थ कि भाई मेरी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आपने प्रैक्टिस कम करी, बस तो आप भी बार बार प्रैक्टिस करो उस चीज की। और कहीं ना कहीं अपने को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि भाई ऐसा होता है। अब आप जबरदस्ती अड़ जाते हो इसलिए और क्योंकि पे, सर इसलिए और क्योंकि एक ही तो है, अरे हाँ होने को लगभग एक जैसे हैं, लेकिन और डीप जाके जब दोनों में अंतर करते हैं तो क्योंकि तो एक प्रकार से कार्य कारण का काम करता है, और इसलिए परिणाम का काम करता है। कार्य हुआ और उसका परिणाम, एक कार्य हुआ और उसका कारण, एक कार्य कारण है और एक कार्य परिणाम है, वहां थोड़ा सा अंतर हो जाता है फिर। चलो अब लिखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। मिश्र देखो विद्यार्थी, इसमें भी दो उपवाक्य जुड़ेंगे। इसमें माना कि ये प्रधान उपवाक्य है, कैसा है, प्रधान या मुख्य, और ये कैसा है, आश्रित, अप्रधान मत करना, आश्रित उपवाक्य। कैसा है, आश्रित उपवाक्य। और इस आश्रित उपवाक्य को भी आप तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ये तो उपवाक्य कहलाएगा ना भाई, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और दूसरा, एक मिनट, आप पूरा नाम लिखना है ना, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के फिर 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं, 5। पूरा नाम लिखना, काल बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा, स्थान बोधक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा, बोलो, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, और जो तीनों में नहीं आता उसको किसमें डाल दो, और एक डाल दो हेतु।
हेतु का मतलब कारण होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य, मिश्र वाक्य अपने आप में एक वाक्य है, पूरा सेंटेंस है। अब उसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं जो कि अव्यय से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? अव्यय से। और अव्यय से, अव्यय में भी कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय में भी कौन सा? वेदीकरण से जुड़े हुए रहते हैं। किससे? वेदीकरण से। और वेदीकरण के चार उपभेद होते हैं, कारण बोधक या करण बोधक भी कहते हैं इसे, और एक उद्देश्य बोधक, और एक स्वरूप बोधक, और एक संकेत बोधक। सारे आ जाते हैं। लिखो जैसे मैं लिखाता हूं वैसे। एक काम करना, जब भी आप रचना या संरचना के आधार पर वाक्य पढ़े तो उसमें अव्यय टॉपिक का पहले अध्ययन जरूर करें, और कंप्लीट अव्यय का नहीं, केवल समुच्चय बोधक अव्यय का। समुच्चय बोधक अव्यय पढ़कर अगर आप रचना या संरचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं ना, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। लिखो, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य हेडिंग डाल लिया ना आप लोगों ने? इसके बारे में ऐसे लिखो, ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य, उपवाक्य निम्नलिखित वेदीकरण, निम्नलिखित वेदीकरण, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हो, अव्यय से जुड़े हुए होते हो, अव्यय से जुड़े हुए होते हो, अव्यय से जुड़े हुए होते हो, तथा अव्यय से जुड़े हुए होते हो, अव्यय से जुड़े हुए होते हो, तथा एक प्रधान उपवाक्य होता हो। जितने भी उपवाक्य होते हैं ना, उनमें एक क्या होगा? एक प्रधान उपवाक्य होता हो, तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हो, तो उसे मिश्र, ब्रैकेट में मिश्रित वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। लिख लिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिखो, निम्नलिखित वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय लिखा ना आपने, उसको रेखांकित करके लिख लो कौन कौन से होते हैं। कि, क्या लिखोगे आप? कि, कॉमा, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिनका, यदि तो, जब तब, जितना उतना। क्योंकि लिखा दिया कि क्योंकि, क्योंकि, क्यों ही, यद्यपि, तथापि, इधर, उधर, लिख लिया? लिखो, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य, सॉरी, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। और तीन प्रकार कौन कौन से लिखोगे बताओ? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीन कौन कौन से होते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लिख लिया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के भी 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। वहां जहां पे आपने क्रिया विशेषण लिखा ना, उसके 5 उपभेद लिख लेना। कालबोधक, स्थान बोधक, परिणाम बोधक, रीति बोधक और हेतु बोधक। हेतु बोधक, यह इस चार्ट को बना लें आप कैसे भी करके। लिख लिया? अब एक एक को पढ़ें। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आ गया ना आपके? मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर ये जो वाक्य हल हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप ऊपर ऊपर का ढांचा तो देखो कम से कम, तो भाई इस वाक्य में होता क्या क्या है। नहीं तो बच्चे आधे तो कंफ्यूज हो, उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, कभी संज्ञा आश्रित, कभी विशेषण आश्रित, कभी क्रिया विशेषण, कभी काल बोधक, कभी स्थान बोधक। तो कम से कम ऊपर ऊपर का ढांचा एक बार सीख जाओगे ना, फिर डीप आप तैयारी करोगे तो आराम से हल कर लोगे विद्यार्थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप परेशान हो गए। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।